अर्थ डे को लेकर दैनिक जागरण एक विशेष अभियान चला रहा है। इसका नाम है कल की रोशनी आज बचाएं। इस अभियान में हम लगातार पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। पर्यावरण का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है प्रदूषण का, जिससे हर आदमी को दो चार होना पड़ता है। हर बार इसको लेकर त्राहिमाम मचता रहता है। प्रदूषण के मुद्दों की गूढ़ता समझने के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विशेष एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है विवेक चट्टोपाध्याय। विवेक चट्टोपाध्याय जी से हम अपना सवाल लेते हैं। विवेक जी, हमारा आपसे सवाल ये है कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हर साल किस मौसम में, जाड़े के मौसम में लगातार त्राहिमाम मचता है कि प्रदूषण आ गया। ये मुद्दा आम आदमी को लगातार प्रभावित भी करता है। ये मुद्दा कितना गंभीर है, लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आम जनजीवन को करता है, इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, काफ़ी विकराल समस्या हो चुकी है भारतवर्ष में और विशेष रूप से अगर आप देखें कि कंपैरेटिवली विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं बड़े देश हैं, उनमें भारत विशेष रूप से सामने आता है वायु प्रदूषण के मुद्दे पर। भारत के कई शहर जब आप टॉप लिस्ट बनती है कि जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तमाम शहर भारत के दिखते हैं। कारण ये है कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय काफ़ी हम कमज़ोर रखे हैं और इसमें जो उपाय किए जाने चाहिए प्रदूषण नियंत्रण के, वो काफ़ी धीरे चल रहे हैं। कुछ मामलों में तेज़ी आई है, परंतु ओवरऑल जो अगर देखा जाए, प्रदूषण नियंत्रण कम लेवल में ही चल रहा है और प्रदूषण के स्रोत काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, विशेष रूप से वाहन आप देखेंगे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पावर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो थी, वो अभी भी बनी हुई है। हालाँकि अभी रिन्यूएबल की रफ़्तार जो सोलर और ये सब की बढ़ रही है, परंतु हमारी भी 80% डिपेंडेंसी अभी भी कोल पावर पावर प्लांट्स के ऊपर है। और दूसरे जो स्रोत हैं, जैसे गार्बेज बर्निंग, वो भी एक विकराल समस्या है देश के कई क्षेत्रों में। पराली बर्निंग जो होती है ठंड के मौसम में, वो भी एक समस्या बन जाती है, एपिसोडिक इवेंट जिसे कहा जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि गाज़ीपुर लैंडफ़िल में फायर चल रही थी, चंडीगढ़ में भी ऐसा वाक़या सामने आया, बॉम्बे में भी गार्बेज बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो तमाम जो स्रोत हैं, ये प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और भौगोलिक स्थिति जो शहरों की है, वो जब नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं, पूर्वी भारत में होते हैं, तो वहाँ एक तरह का इस माहौल ऐसा होता है कि एक तरफ तो हिमालय है, दूसरी तरफ दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हैं और ये एक बाउल का यानी एक कटोरे का काम करता है, प्रदूषण जमा हो जाता है वहाँ। ऐसा नहीं कि सदर्न इंडिया या दक्षिण भारत के क्षेत्र कम प्रदूषित हैं, वहाँ भी प्रदूषण बहुतायत से हो रहा है, परंतु वहाँ थोड़ा सी ब्रिज का एडवांटेज मिल जाता है, लैंडलॉक्ड नहीं है वो, ओशन से घिरे हुए हैं, तो इसके चलते वो बेनिफिट मिल जाता है, परंतु देश भर के हर क्षेत्र के लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं और जो हेल्थ डैमेज का आंकड़ा दिखाता है, लाखों लोग इससे मारे जा रहे हैं और न सिर्फ मारे जा रहे हैं, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इकोनॉमिक कॉस्ट ह्यूज है इसका और विशेष रूप से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अगर इसी हालत में जब बड़े होते हैं, तो उनके लंग्स अगर पहले से ही कमज़ोर हैं, तो आगे चल के उनमें साँस लेने की तकलीफ़ें बढ़ेंगी और ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ी विकराल समस्या हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो प्रदूषण का स्रोत वायु प्रदूषण, जो हेल्थ को डैमेज करने वाले प्रदूषणकारी तत्व निकालता है, सेम सोर्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, जो कि एक हीट ट्रैपिंग जो रोशनी होती है सूरज की रोशनी जब धरती में आती है, परंतु उससे जो हीट जो बाहर निकल जाना चाहिए, वो उसको रोक लेता है। तो एक तरह से एक ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट का काम करता है। इसके चलते आप देखेंगे अतिवृष्टि, अनावृष्टि यानी बहुत तेज़ बारिश, असामयिक बारिश या मौसम में अचानक परिवर्तन या तूफ़ान आना, इन सभी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में अगर हम इसमें कंट्रोल नहीं कर पाए या फिर हम तेज़ी नहीं लाए इसमें, तो दूरगामी परिणाम होंगे। करंट पॉपुलेशन जनरेशन ही अफ़ेक्टेड हो रही है और विशेष रूप से जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम एक ऐसा देश या एक ऐसा विश्व छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें वो लगातार परेशान रहेंगे। सर, अगला सवाल ये, जैसे आपने लगातार कहा कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका लगातार प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, कहीं पर ये शोध आ रहा है कि लोगों की हाइट कमज़ोर हो जा रही है। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि समस्या का समाधान जैसे बोलते हैं कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, तो इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या संभव है और क्या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन संभव है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको उपाय लगते हैं, किस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता है या किस तरह के लोगों को अपने सामुदायिक स्तर पर उपाय उपाय करने की आवश्यकता है?
देखिए, इसमें उपाय 2 तरह से करने की ज़रूरत है। एक तो कुछ जो लोगों के कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें होती हैं नियमों के ऊपर डिपेंड करती है। नियमों का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं या मानक होते हैं, प्रदूषण कितना निकलना चाहिए, किस स्रोत से, इसमें हमें कड़ाई लानी होगी। वो काफ़ी कमज़ोर है। अभी आप देखेंगे कि व्हीकल्स में, गाड़ियों में पूरे भारतवर्ष में अभी BS6 जो कि यूरो 6 के इक्विवेलेंट है, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और नई गाड़ियाँ आ रही हैं। परंतु अभी बहुतायत में पुरानी गाड़ियाँ भी शामिल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, चुनिंदा शहरों में मेट्रो के अलावा बस सर्विसेज़ काफ़ी पुअर कंडीशंस में हैं। उसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की काफ़ी तेज़ ज़रूरत है, उसमें काफ़ी ढिलाई है और डिपेंडेंसी प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर बढ़ती ही जा रही है। प्राइवेट व्हीकल्स से अगर आप डिपेंड होते हैं, उससे एक तो ये है कि कंजेशन कॉस्ट आपका बढ़ता जाता है सोसाइटी के ऊपर। यानी जो समय आप 40 मिनट में तय करते थे, उन्हीं गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है आप 2 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मोबिलिटी का सॉल्यूशन गाड़ियों से नहीं मिल रहा है। तो हमें नियम प्रदूषण को कम करने के लिए हर स्रोत के लिए बनाने होंगे और उनमें कड़ाई लानी होगी। पावर प्लांट के स्टैंडर्ड्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत सरकार ने तय किया था कि इनके स्टैंडर्ड सख्त किए जाएँगे, परंतु 5 साल हो गए, अभी भी इसमें तेज़ी नहीं आई है। अभी जो उनका नया जो डेडलाइन है, वो 2024 तक हम इसे टाल दिया गया है और पावर प्लांट कोल बेस्ड हैं, कई पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा बहुतायत में प्रदूषण कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, वो उन्हीं पावर प्लांट से चल रहे हैं, परंतु एटलीस्ट ये है कि शहरों में उनसे प्रदूषण कम होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा तेज़ी लानी होगी। इसकी बजाय आप देखेंगे शहरों में एसयूवीज़ या बड़ी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। वो क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट नहीं होती? टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, वो क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं? ख़ास करके कूड़ा प्रबंधन, इसमें बहुत कम आप देखेंगे कि प्रयास किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन, साइंटिफिक डिस्पोज़ल, मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ लाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में क्लीन फ्यूल के ऊपर एक क्रांति लानी होगी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु अच्छे बॉयलर की डिज़ाइन, अच्छे प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय इन क्षेत्रों में लगाने होंगे। हमें एक चीज़ समझना होगा कि अगर हम जिसमें जितनी ढिलाई करते हैं और सिर्फ़ अगर हमारा फ़ोकस जीडीपी बढ़ाने की ओर रहेगा, तो हमारा हेल्थ डैमेज और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है पॉल्यूशन के चलते, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो प्रदूषण जो हो रहा है, वो उसमें 3% की जीडीपी का नुकसान हो रहा है, परंतु इसको कंट्रोल करने के लिए 1% की जीडीपी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अगर इकोनॉमी के एंगल से भी हम समझें, तो ग्रोथ रेट और ज़्यादा होगा अगर हमारे जो नागरिक हैं वो स्वस्थ होंगे या बच्चे स्वस्थ होंगे और हेल्थ की ओर ध्यान जाएगा। तो मेरे ख्याल से सरकार से यही निवेदन है कि प्रदूषण नियंत्रण की ओर गंभीरता दिखाएँ और इसे एक विकास का मुद्दा समझ के चलें। मेरे साथी विवेक तिवारी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो इस अभियान के बारे में बताएँ और उनके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे तो विवेक जी। सर आजकल एक ओज़ोन को लेके चर्चा है, जैसे कि सब लोग को पढ़ाया या बताया जाता रहा है कि ओज़ोन जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है सूरज की। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि ओज़ोन पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है और क्या ओज़ोन की वजह से भी हमारी धरती गर्म हो रही है? देखिए, ओज़ोन के 2 पहलू हैं। एक ओज़ोन जो होता है, जो कि वायुमंडल के एकदम ऊपरी लेवल में होता है। वो ओज़ोन लेयर जो होता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज़ से प्रोटेक्ट करता है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर वो ओज़ोन लेयर ना हो, तो हम अल्ट्रावायलेट रेज़ से स्किन कैंसर के केसेज़ बढ़ जाएँगे और ये सारी तमाम तकलीफ़ें होंगी। समस्या है ग्राउंड लेवल ओज़ोन से, जो कि हमारे आस-पास के वायुमंडल में है। वो किस लिए पैदा होती है? जब हमारी गाड़ियों से या पावर प्लांट से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, एक गैस होती है जो कि काफ़ी घातक होती है अपने आप में ही, और साथ में हाइड्रोकार्बन जब से निकलते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल आप देखेंगे जब आप डलवाते हैं पेट्रोल पंप में, तो एक स्मेल आती है, वो हाइड्रोकार्बन की स्मेल होती है। ये हाइड्रोकार्बन और ये और भी स्रोत होते हैं, ये जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जब बहुत हाई हो जाता है, अभी देखिए जैसे 39-40 चल रहा है, तो सन के हाई सनराइज सन के लेवल होते हैं, टेम्परेचर लेवल होता है, इसमें आपस में रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं। ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, परंतु काफ़ी ज़्यादा कॉरोसिव गैस है। एक इसका एक आप
एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे जंग लगने पर लोहा खराब हो जाता है, वैसे ओज़ोन ब्रीथ करने से हमारे लंग्स और फेफड़े हमारे खराब हो जाते हैं। इसके काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं। मोर्टेलिटी यानी मौतें भी हो सकती है मैक्सिमम, और मॉर्बिडिटी यानी हमारी साँस हम में तकलीफ़ होगी, हम ज़्यादा दूर चल नहीं पाएँगे, आउटडोर एक्सरसाइज़ करना मुश्किल होगा, और ख़ास करके ये दोपहर के 2 बजे 3 बजे के आसपास इसके लेवल्स बढ़ते हैं जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है स्कूल से। तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे घर जा रहे हैं, तब उस समय हाई ओज़ोन लेवल वो ब्रीथ कर रहे हैं। दूसरा पहलू ओज़ोन का ये है कि जिस स्थान पर ये बनता है, उस स्थान से ये दूसरी जगह चला जाता है। यानी जैसे कि रूरल एरियाज़ में चला जाएगा ये। वहाँ कोई स्रोत नहीं है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई थी जिसमें पाया गया कि आस-पास के जो खेती वाले क्षेत्र हैं, वहाँ ओज़ोन लेवल बहुत हाई पाया गया। ये क्रॉप्स को डैमेज करता है, पैदावार को कम करता है। तो पैदावार भी न पूरी हो पा रही है, और साथ में इसमें हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसलिए नॉक ओज़ोन बनाने वाली जो गैसें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें कंट्रोल्स के रेगुलेशंस हमें बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करने होंगे, और विशेष रूप से एक्शन प्लान बनाना होगा ओज़ोन के लिए। और मल्टी पॉल्यूटेंट क्राइसिस, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कई पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में बहुत ज़्यादा हैं, और सबकी ओर सोच के हमें ध्यान देना होगा। सिर्फ जैसे हम पीएम 2.5 की बात करते हैं, गैसेस को नहीं छोड़ना चाहिए। गैस भी बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, जो प्रदूषणकारी गैसेस हैं। तो मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेके सरकार के सभी साइंटिस्ट, इवन जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इवन जो नीति निर्माता हैं और जो जो नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा, और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाके इसमें कमी आ सकती है। सर, ये प्रदूषण हमारी धरती का तापमान बढ़ाने में किस तरह की भूमिका निभा रहा है? देखिए, सारे जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, लगातार आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये खास बात सामने आई है कि तकरीबन 99% जो योगदान है, जो धरती का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो फॉसिल फ्यूल के जलाने से, यानी जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों का एक फूड का हिस्सा है। परंतु जब उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है वायुमंडल में, तो वो एक शील्ड का काम करता है, यानी एक ब्लैंकेट का काम करता है। जो दिन में रोशनी आती है, वो गर्मी लेके आती है। तो ये रेडिएट नहीं हो पाती, धरती से बाहर नहीं जा पाती, धरती के अंदर ही रह जाती है। इसका एक इफ़ेक्ट, आप कार के अंदर का अगर शीशा बंद है, अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अंदर कितनी गर्मी होती है। तो ये सेम इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी कहा जाता है इसको। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके वही स्रोत हैं, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा अलग तरह के उपाय भी करने होंगे। जैसे आपकी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत कम करनी होगी। फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी आप देखेंगे, भारतवर्ष में ही ऑयल हमारा 85% हम इम्पोर्ट करते हैं। 85% डिपेंडेंसी अगर हमारी ऑयल के ऊपर बनी हुई है अभी तक, तो इस दिशा में अगर मोटराइजेशन, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाए, तो हम CO2 कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोल भी हमें कंट्रोल करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हमें बढ़ानी होगी, और जो जीवन में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे। शहरों को कॉम्पैक्ट बनाना होगा, ताकि ये है कि जो पहले जो शहर होते थे, वो वॉकेबल होते थे, चले जा सकते थे, उनमें आप साइकिल या पैदल भी जा सकते थे। परंतु आज के शहरों की डिज़ाइन ऐसी हो चुकी है कि प्राइवेट व्हीकल्स के बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो शहरों की डिज़ाइन की दिशा में भी देखना होगा, लोग कैसे रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, ताकि एनर्जी कंजम्पशन उनका कम हो, इस दिशा में ध्यान देना होगा। बिल्डिंग्स बहुत बड़ा स्रोत है टेम्परेचर को बढ़ावा देने में, इनडायरेक्ट रूप पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बिल्डिंग डिज़ाइन में परिवर्तन करेंगे, इनको एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है हीटिंग और कूलिंग में, उसकी कम हो जाएगी। तो तमाम तरह के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे हम वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दोनों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सर, प्रदूषण की बात जब भी होती है तो पीएम 2.5 पे बार-बार चर्चा होती है। पीएम 2.5 है क्या चीज़? और ये क्या हमारी सांस के ज़रिए भी हमारे शरीर में पहुँच सकता है?
देखिए पीएम 2.5 सबसे घातक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके डेथ या मोर्टेलिटी रेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके 2-3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो कार्डियक प्रॉब्लम से होती है। दूसरा इसका होता है कि ये आपके लंग्स को भी अफ़ेक्ट करता है और ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिक्स को लेके भी जा सकती है। तो एक तो हमारे लंग्स भी अफ़ेक्टेड हो रहे हैं और दूसरा ये दिल पर प्रभाव करता है और विशेष रूप से जिनको सीओपीडी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसे कहा जाता है, इसमें ऑलरेडी वो साँस नहीं ले पाते हैं आसानी से, जो अस्थमैटिक्स होते हैं, उनको ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर भी करता है बहुत ज़्यादा। तो ये पीएम 2.5 काफ़ी घातक होता है क्योंकि ये टॉक्सिक्स को आपके ब्लड स्ट्रीम तक भी ले जा रहा है और ये जितने फाइनर होते जाते हैं, उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। भारतवर्ष में अभी-अभी आप देखेंगे कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पीएम 2.5 कंट्रोल लेवल में है। ठंड के मौसम में आप दिल्ली का ही अगर वाकया एग्ज़ाम्पल ले लें, 3 गुना ज़्यादा होता है सेफ लेवल से। तो आप समझ सकते हैं मैं डब्ल्यूएचओ मानकों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हमारे खुद के जो मानक हैं, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तरह से एक बहुत डेंजरस होता है और इसके स्रोत वही हैं, जैसे डीज़ल का धुआँ होता है। डीज़ल व्हीकल से जो धुआँ निकलता है, उसमें पीएम 2.5 आपको मिलेगा। अगर आप जब गार्बेज जलाएँगे, तो उसमें पीएम 2.5 निकलेगा। तो ये तमाम तरह के स्रोत होते हैं और विशेष रूप से हमें देखना होता है कि जो जीवाश्म ईंधन से जो निकलते हैं या किसी चीज़ को जलाने से जब निकलता है, तो वो ज़्यादा घातक होता है, बशर्ते कि जो डस्ट नॉर्मल जैसे राजस्थान में आप देखेंगे, उसमें भी हो सकता है पीएम 2.5 10 हो, परंतु उतना घातक नहीं होगा, क्योंकि शहर का जो डस्ट है वो टॉक्सिक्स को भी कैरी करता है। इसलिए पीएम 2.5 बहुत चिंता का विषय रहता है। पूरे मेरे ख्याल से बारिश के मौसम के अलावा बाकी समय इसके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। सर जैसे कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। एक आम आदमी के तौर पे हम कैसे इसको कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ तो होनी चाहिए कि जो आजकल सिटीज़न ग्रुप्स यानी नागरिकों का समूह कई जगह बन चुका है। कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि हम शहरों में बात करते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, जो कि ये देख सकती है कि कूड़े का प्रबंधन कैसे हो रहा है। अगर वो सेग्रीगेटेड वे में दे रहे हैं, जिसका निस्तारण प्रॉपर्ली साइंटिफिक वे में हो रहा है, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली योगदान कर रहे हैं कि कूड़ा आगे जाके जलेगा नहीं, उसका निस्तारण होगा। दूसरा ये है कि अगर आप एक पॉल्यूटिंग व्हीकल चलाते हैं, जिसका मेंटेनेंस आप प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपका काम तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, परंतु जो इसका दुष्प्रभाव हो रहा है अगले व्यक्ति के ऊपर, इस दिशा में आपका ध्यान नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपका योगदान आप कैसे कम कर सकते हैं, आप हिस्सेदार तो नहीं हैं प्रदूषण करने में और उसकी हिस्सेदारी आप कितना कम कर सकें, ये मेरे ख्याल से इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने में आसानी होगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है, तो आप अपने आपस के आपके प्रतिनिधि को बोलिए कि हमें ये ज़रूरत है, ये हमें मुहैया कराई कराई जाए। तो मेरे ख्याल से ये लोगों की जुटता बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। सर आप अर्थ डे पर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसमें विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्थ डे जो होता है, ये हमें प्रतिदिन मनाना चाहिए। ये एक सिंबॉलिक है कि अर्थ डे हम मना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है कि एक दिन हमें ये जागरूकता पूरे वाइड लेवल में और विशेष रूप से हर लेवल में पहुँचती है, बच्चों को पहुँचती है, नीति निर्माताओं को पहुँचती है, नागरिकों को पहुँचती है। तो बहुत बड़ा इवेंट है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। परंतु इस तरह का जो एक साल भर में 1 दिन या एनवायरनमेंट डे या अर्थ डे 1 दिन का मुद्दा नहीं है। इसे हमें हमारे जीवन के प्रतिदिन से जोड़ के देखना होगा, तभी जाके परिवर्तन संभव है। जैसा कि विवेक जी ने कहा कि हमें अर्थ डे को एक दिन मनाना नहीं पड़ेगा, हमें अर्थ डे को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। छोटी-छोटी सामुदायिक पहल से ही हम बड़े बदलाव ला सकते हैं और प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपट सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने स्तर पे छोटी-छोटी मुहिम शुरू करें, छोटे-छोटे बदलाव लाएँ। नमस्कार।